नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट के लिए रिवीजन क्लास चल रही है और इसमें हम सामाजिक में जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। इसमें तो सामाजिक विज्ञान के जो ओल्ड क्वेश्चन रीट में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पिछले 2011 से लेके और 2021 तक, उन सब का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो व्याख्या सहित करेंगे तो आपके रीट के लिए भी उपयोगी होगा और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी होगा। तो पहले हमने देख लिए थे 30 क्वेश्चन, इतिहास वाला पार्ट चल रहा है। भक्ति और सूफी आंदोलन, इस टॉपिक में से जो सवाल पूछे गए हैं वो आपके सामने है। पहला सवाल पूछा गया, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था। तो भक्ति आंदोलन जो है ये मुख्यतः दक्षिणी भारत में शुरू हुआ था, उसके बाद में उत्तरी भारत में आया था। दक्षिणी भारत में पहले आलवार और नायनार संत थे, शंकराचार्य से लेके और रामानुज तक। उत्तरी भारत में रामानंद और फिर उनके शिष्यों ने ये भक्ति आंदोलन शुरू किया। इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण में क्या है, ईश्वर को एक साकार माना गया है, परम शक्ति को उसका कोई आकार माना गया है, और निर्गुण में उसका कोई आकार नहीं माना गया है। परम शक्ति को तो माना गया है मगर उसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है, तो उसमें मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं होती है। तो सगुण भक्ति का प्रचारक आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए कबीर है, आपने देखा है इनके दोहों को, तो ये निर्गुण है। नानक है, ये भी निर्गुण है। दादू है, दादू दयाल, ये भी निर्गुण है। तो जो निम्बकाचार्य है ये सगुण भक्ति के प्रवर्तक थे, जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, रामानुजाचार्य है, निम्बकाचार्य है, वल्लभाचार्य है इत्यादि। तो निम्बकाचार्य जो है, इनका जो संप्रदाय है, जो दर्शन है, वो कहलाता है द्वैताद्वैत। द्वैत। अब यहाँ से भी क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। तो एक देखिए, शंकराचार्य जो है उनका था अद्वैत। शंकराचार्य जो है उनका अद्वैत। उसके बाद में माधवाचार्य जो है उनका था द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैत द्वैत। अब निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैत। अब इसकी एक ट्रिक है, जैसे गर्मियों में आपको पता है नींबू की बहुत डिमांड रहती है, तो नींबू दे दे, ठीक है, आप अन्यथा नहीं लें, कोई भक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी को उसको अन्यथा नहीं लें, नींबू दे दे, ठीक है, तो दे दे, द्वैताद्वैत, ठीक है। हालांकि द्वैत और अद्वैत दोनों को मिक्स किया गया है। और रामानुजाचार्य का जो था, तो राम क्या है, एक विशेष स्थान है राम का, तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत। तो इस प्रकार से ये जो 4-5 दर्शन है उनको आप जरूर याद रखें। वल्लभाचार्य और रह गया। वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य उनका था शुद्धाद्वैत। अब वल्लभ को एक ट्रिक से याद रखो, बल्ब लगाते हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ करके शुद्ध करके लगाओ, नहीं तो उसकी रोशनी अच्छे से नहीं होगी। तो ऐसे ट्रिक से आप जोड़ोगे ना, शुद्धाद्वैत, नींबू दे दे, द्वैताद्वैत, शंकराचार्य द्वैत, अद्वैत, माधवाचार्य द्वैत। तो इस प्रकार से ये 4-5 दर्शन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखें। तो ये बात क्लियर होगी, सगुण, निर्गुण और ये सब। निर्गुण में भी आपको 1-2 के नाम और कमेंट करें, जैसे कबीर, नानक तो यहाँ पे है, 1-2 के नाम और कमेंट करो। अब विष्णु के भक्त कहलाते थे। अब देखो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन रीट के अगले एग्जाम में पूछा गया, तो आगे भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके आ सकता है। और ये क्वेश्चन तो स्कूल लेक्चर में भी पूछा गया है, इस टाइप का निर्गुण वाला। विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो दक्षिणी भारत में 2 धाराएं थी, एक तो शिव के भक्त थे और एक विष्णु के भक्त थे। तो विष्णु के भक्तों को देखो, आप ट्रिक याद रखना, कोई चीज़ खोज होती है तो उसको कहते हैं आविष्कार। आविष्कार होता है ना, बस ये आविष्कार शब्द याद रखो। अलवार जो है ना, ये विष्णु के भक्त है, अलवार विष्णु। तो अलवार हो गए विष्णु के भक्त। फिर जो पीछे बच गए नायनार, अलवार नायनार, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, तो नायनार हो गए शिव के भक्त, ठीक है। अब पाशुपत और लिंगायत, पाशुपत है, लिंगायत है, ये शैव धर्म की ही शाखाएं थी। जैसे लिंगायत जो है ना, इसका बासवन्ना इसका प्रवर्तक था, और जो पाशुपत है, पाशुपत भी दक्षिणी भारत में ये एक संप्रदाय जो है वो चलता था। और ये पाशुपत का भी आपको इसमें जो बता देते हैं किसके प्रवर्तक कौन थे। लिंगायत का बासवन्ना और पाशुपत का लकुलिश।
पाशुपत जो है ना वो लकुलिस, ये इसका प्रवर्तक था। तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखें चीज़ें। अब इसमें देखो आलवार और नायनार की कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं। तो भगवान विष्णु का आविष्कार याद रखें। और विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं आपको पता ना, 10 अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ भक्ति आंदोलन में 10 याद मत रखो, 1 दर्जन याद रखो, 12 कर दो 10 के। तो आलवार संत है, इनकी संख्या थी 12, और नायनार जो संत है इनकी संख्या थी 63। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 3। शिव जी का त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल, तो 3 होते हैं उसमें, तो 3 आँख होती है शिव जी के, तो 6 3 याद रखें। 63 भक्त थे। नायनार जो भक्त थे उनकी संख्या थी 63। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है महिला का। जैसे एक महिला संत है अंडाल या आंडाल, तो ये महिला संत थी। अब वो इन दोनों में से कौन में से थी, नयनार थी कि आलवार थी, बताओ, आप बताओ कमेंट करके। आंडाल जो है वो महिला संत, जिसको दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, तो ये थी, आया है ना, तो अलवार सीधा सा देखो, आलवार आंडाल। तो इसमें भी एक महिला संत थी जिसका नाम था करईकल अम्मियार, ठीक है। तो ये जो है करईकल, ये भी महिला संत है, ये है इसमें, ठीक है, नायनार में, और ये है इसमें। अब आते हैं दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था। अब जैसे भक्ति आंदोलन था उसी प्रकार से सूफी आंदोलन भी चला, और सूफी आंदोलन में कई सिलसिले थे, चिश्ती है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है। तो चिश्ती सिलसिला अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापना हुई, और फिर भारत में अन्य क्षेत्र, यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत, तो अन्य भी इसके क्षेत्र थे। तो दक्षिण भारत में कहाँ था, तो दक्षिण भारत में उत्तर हो जाएगा गुलबर्गा। गुलबर्गा कौन से राज्य में है बताओ, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में है ये, और यहाँ पर इस चिश्ती सिलसिले को शुरू करने वाले जो थे उनको कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गेसूदराज। ये चिश्ती संत थे, और इनको बंदा नवाज भी कहते हैं, बंदा नवाज। तो गेसूदराज, बंदा नवाज, कर्नाटक में गुलबर्गा में सूफी सिलसिले में चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र है उसके संस्थापक थे। तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है चौथा क्वेश्चन अब की बार आ जाए। 2021 में का भी हम देखेंगे, उसमें भी देखेंगे आया है क्या। अब है मुगल राजपूत संबंध, तो ये भी एक टॉपिक है, सभी जगह आता है ये, केवल रीट में नहीं है बल्कि सब जगह है। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय कब, 1567-68। ये 67-68 क्यों आता है, क्योंकि ये कई महीने चला, 4 महीने के आसपास। तो सितंबर अक्टूबर में हमला शुरू हुआ, घेरा डाले रखा, जनवरी फरवरी आ गई थी, तो ये 67-68 दोनों साल आते हैं। तो वहाँ का शासक कौन था, तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, राजस्थान का जिक्के महाराणा उदय सिंह। राजस्थान जिक्के के लिए मित्रों आजकल सरकार के द्वारा 5 किताबें हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, उसमें कौन सी, हमारा राजस्थान 6, 7, 8, 9, 10 में और है वो स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, इतिहास, कला, संस्कृति। तो उनकी आप रीडिंग ज़रूर लगाना। उसके वीडियोज़ भी मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे डाल रखे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा वीडियो के, और उनके क्वेश्चन भी हमने बना रखे हैं। 500 क्वेश्चन के नाम से हमने एक अलादीन का चिराग राजस्थान जिक्के बुकलेट भी निकाली, ई बुक भी यस गुरु ऐप पे दे रखी है, तो आप ज़रूर देखना, उसकी रीडिंग लगाना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो महाराणा उदय सिंह जो है महाराणा प्रताप के पिताश्री थे, और 1567 के समय जब अकबर ने वहाँ पे हमला किया, तो उदय सिंह तो जो है वो अपने परिवार की रक्षा के लिए जंगलों में चले गए थे, और 2 वीर जो सेनापति थे, जेमल और फत्ता या पत्ता, तो इनको किले की रक्षा का भार सौंप के चले गए। फिर भयानक युद्ध हुआ जिसमें जेमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। यहीं पर कल्ला, 4 हाथों वाले लोक देवता, उनका भी जिक्र आता है, वीरता से लड़ाई की। अकबर की इस समय एक बहुत बड़ी उसके विजयों पे कलंक मानी जाती है, उसने चित्तौड़ आक्रमण के समय कत्लेआम करवाया जिसमें 30,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। हालांकि बाद में अकबर को इस चीज़ का महसूस भी हुआ, और अकबर ने जेमल और फत्ता की जो वीरता थी उससे प्रभावित भी हुआ, और फिर इनकी जो 2 हाथी पर सवार मूर्तियां हैं उसको अपने किले के आगे, जिस किले में रहता था आगरा के किले के आगे, हाथी पर सवार 2 मूर्तियां इनकी लगाई, यानी अकबर ने इनकी वीरता का सम्मान भी किया।
फिर इसी का अनुकरण करते हुए राय सिंह जो है, जो कि बीकानेर के शासक थे, इन्होंने भी बीकानेर के जूनागढ़ के आगे इनकी 2 मूर्तियाँ, अगर आपने देखा हो जूनागढ़ तो आपके ध्यान में होगा, लगा रखी है, अभी भी है वो। और ये चित्तौड़ का जो शाखा कौन सा था बताओ, ये जो हमला हुआ था, पहला, दूसरा या तीसरा? तो ये दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। शाखा में क्या होता है, केसरिया और जौहर होता है। तो पहला शाखा जो है चित्तौड़ का वो हुआ था 1303, ठीक है, 1302-3, जिस समय रतन सिंह, पद्मिनी वो थे, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, वो कहानी। उसके बाद में जो दूसरा शाखा हुआ वो हुआ था 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया था, उस समय रानी कर्मावती ने रक्षा की चित्तौड़ की उस समय। और तीसरा जो शाखा है वो 1567-68 में हुआ। तो 3 शाखे इसमें आपको ध्यान में रखना है। जब आप राजस्थान जीके में दुर्ग पढ़ते हैं तब आता है ये। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? अब ये प्रश्न हालांकि ऐसा हम सीधा पढ़ते नहीं है, मगर यहाँ आपको महाराणा प्रताप इतिहास के एक महान पुरुष है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। तो इनका जन्म लगभग सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इनकी जन्म शताब्दी भी मनाते हैं। तो जन्म हुआ था इनका 9 मई, कब? 1540 को। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। तो अकबर से ये 2 साल बड़े थे, सीनियर थे। अब इनकी मृत्यु का क्या आता है, जन्म का बता दें आपको, कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ जो है, जिसमें कटारगढ़ भी है, कुंभलगढ़ में बादल महल है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। यानी आप इसे याद रखें, जन्म हुआ, बादल आसमान में थे, बारिश हुई, इसे ट्रिक से जोड़ के याद रखें। और राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। प्रमुख घटनाएं आपको लिखा देते हैं। और गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, और फिर हल्दी घाटी का ये तो आप सभी जानते ही है, 1576 में, 18 जून 1576 हल्दी घाटी। उसके बाद मृत्यु जो है वो 1597 में हुई। धनुष के ये प्रत्यंचा, धनुष जो होती है उसके जो डोरी होती है ना, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। तो धनुष भी कोई ऐसे छोटी मोटी नहीं होती थी, अपने जैसे घरों में बच्चे खेलते वैसे, काफ़ी पावरफुल शक्तिशाली धनुष होती है। तो उसके वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो धनुष कोई टूट गई होगी और सिर में चोट आ गई तो उनकी मृत्यु हो गई। तो 1597 में 40 आप निकाल लो, तो 57 वर्ष इसमें रह गए। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, कमेंट करो, बचपन में उनको क्या कहते थे। अब महाराणा प्रताप देखो, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ महाराणा प्रताप का आ गया, ठीक है, और इससे पहले वाला में मेवाड़ का आ गया, उदय सिंह का, ऑप्शन में है ना महाराणा प्रताप। तो अगली रीट में पूछा गया फिर महाराणा प्रताप का। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि पूरी डिटेल अगर आप महाराणा प्रताप की पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाला है, संभावना बनती है कि पूछा जा सकता है, या मेवाड़ का मान लो। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? मैंने अभी बचपन का नाम पूछा तो किक्का नाम था। किक्का का मतलब था छोटा बालक। भील जो है उनको किक्का के नाम से बुलाते थे। तो महाराणा प्रताप का जो हाथी है, अब देखो चेतक है वो तो घोड़ा है, मर्दाना है ये भी हाथी है, मगर ये मान सिंह का था, ठीक है। और ये वीर प्रसाद और राम प्रसाद, अब ये किसी का मान लो केवल प्रसाद पढ़ा हुआ हो तो वो कंफ्यूज करने के लिए है, वो सोचे प्रसाद पढ़ा तो था, वीर था कि राम था, तो यहाँ इसलिए 2 ऑप्शन वो देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो राम प्रसाद उत्तर हो जाएगा इसका। फिर इसको जब जीत लिया तो अकबर ने इसका नाम कर दिया, राम की जगह क्या कर दिया, पीर प्रसाद। अब मर्दाना जो है उधर से था, एक और था इनके पास में लूणा, इसका नाम था लूणा। अकबर की तरफ से जो हाथी था जिसका नाम था गजराज। अब वैसे गजराज हाथी कोई बोलते हैं, गजराज, गजमुक्ता, इस टाइप के। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कौन था? अफगान था, अफगानिस्तान का था। तो अफगान, द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक इसको कहते हैं। क्यों पहला अफगान? पहले अफगान में आपने लोदी नाम सुना होगा, इब्राहिम लोदी, बेलो लोदी, सिकंदर लोदी। तो प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक जो था, प्रथम अफगान साम्राज्य का, वो था बहलोल लोदी। और फिर उसके बाद में इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर मुग़ल आ गए। मुग़लों के बीच में हुमायूं को हरा के, हुमायूं को 2 युद्ध हुए थे शेरशाह के, एक तो हुआ था चौसा और एक हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध का एक नाम और है, पता है क्या आपको?
बिलग्राम। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ये पहले हुआ कि ये बाद में हुआ। तो चौसा वाला पहले हुआ, चौसा वाला 39 है, 1539, और कन्नौज वाला जो है वो है 1540। दोनों युद्धों में शेरशाह जीता, हुमायूं हार गया, हुमायूं को राजपाट छोड़ना पड़ा, और शेरशाह सूरी जो है वो भारत का बादशाह बन गया। 1540 से लेके 45 5 ही वर्ष रहा, मगर इसने जो शासन प्रणाली अपनाई उसको आगे जाकर अकबर ने भी अपनाई, अंग्रेज़ों ने भी अपनाई। आज भी जैसे अपनी मुद्रा का नाम रुपया, अपने शासन प्रणाली की कुछ जो नाम है पटवारी, कानून गो, जो भाषा है फारसी, कोर्ट की जो भाषा, वो आज भी चल रही है। शेरशाह ने जो शासन प्रणाली चलाई उसके कुछ हिस्से आज भी चल रहे हैं। तो अंतिम अभियान कालिंजर का था, 1545 में किया था, और इसमें क्या हुआ था कि ये प्रक्षेपास्त्र जो है वो चला रहा था, शायद उसका नाम उक्का था। तो उसमें इसने कोई गोला दागा, वो टकरा के वापस अपनी तरफ आ गया, और जो बारूद पड़ा सा था पास में उसमें आग लग गई और शेरशाह की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, आईने अकबरी, ये किताब का नाम है आईने अकबरी या अकबरनामा। इसमें अबुल फजल इसने ये लिखी है। अबुल फजल अकबर का दरबारी लेखक था, नवरत्न भी था। एक इसका भाई था फैजी, दोनों ही नवरत्न में आते हैं। और ऐसे भी कहीं पढ़ा हुआ है कि ये रोज़ का 22 किलो भोजन करता था। सोचिए कोई खल्ली से भी कोई ज़्यादा ताकतवर होगा। तो मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है बताइए, बताइए, आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसने मनसबदारों की, क्लियर दिख रहा होगा ना आपको, 66 श्रेणियों का जो है वो वर्णन किया है। मनसबदारी क्या थी? अकबर ने 1569 में इसको शुरू किया था। इससे पहले चंगेज़ खान ने भी इस प्रणाली को शुरू किया था। सिस्टम से अकबर का नाम आता है, सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें जात सवार इस प्रकार की श्रेणियाँ थी, 2 अस्पा, सिंह अस्पा आगे जाकर। और ये एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम था, सरकारी श्रेणी थी एक प्रकार से। तो जैसे 10,000 का, 12,000 का मनसब भी दिया जाता था सलीम जैसे राजकुमारों को। मान सिंह को 7,000 जात, 7,000 सवार का दिया गया था। तो इस प्रकार से जो देकर और एक ग्रेड ओहदा जो है होता था। अब है मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो सांस्कृतिक बात आ गया ना, तो निर्माण कार्य आ जाएंगे, इसमें किताबें आ जाएगी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? अब शेख सलीम चिश्ती, तो ये चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे। सलीम चिश्ती का नाम आ जाता है, हमीदुद्दीन नागौरी का आ जाता है, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का आ जाता है, गैसुद्राज का आ जाता है, ये सब चिश्ती है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी है या आगरा है? बताओ क्या उत्तर होगा इसका। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो आपको ध्यान में होगा, फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। और इसमें ये सीकर लिखा हुआ है, सीकरी, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, अकबर जो है वो इनकी बहुत आदर करता था, और अकबर के संतान नहीं थी, तो प्राप्ति के लिए इनका आशीर्वाद लिया। और ऐसे कहते हैं कि इनका आशीर्वाद के बाद अकबर को संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम ही रखा। फिर वो आगे जाकर जहांगीर के नाम से शासक बना। तो इनका जो मकबरा है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। नूहे सिपीहर, नूहे सिपीहर या शिपेहर के रचनाकार कौन है? तो ये किताब है दिल्ली सल्तनत काल की। नूहे सिपर, खजाइनुल फतूह है, तुगलकनामा, इस प्रकार की जो किताबें हैं वो लिखने वाले कौन है बताओ? जो खड़ी बोली के भी जनक है, और उन्होंने संगीत पर भी प्रयोग किए थे, और वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात चल रही है। और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल भी देखा, बलबन से लेके और गयासुद्दीन तुगलक तक। तो ये है अमीर खुसरो, ठीक है। तो नूहे सिपर के रचनाकार। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा नज़र डालोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सत्य है ये। तो अकबर ने बनाना शुरू किया और फिर इसके पुत्र जहांगीर ने इसको पूरा किया था। एक सीधा सा मकबरा है ये। शाहजहाँ ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनाया,
तख्ते था उसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, क्योंकि पीछे मयूर की आकृति है, रत्न हीरे जड़े हुए हैं इसमें। फिर इसको नादिर शाह ने 1739 में जब आक्रमण किया तो वो इसको यहाँ से उठाकर अफ़गानिस्तान ले गया था। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, तो ये 1585 नहीं है, यहाँ पे जो है सन दूसरा होगा, 1569 के आसपास इसका सन है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया अकबर ने, चलो आप कमेंट कीजिए फिर हम देखते हैं इसको। तो 1569 होना चाहिए इसमें। और बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, ये भी सत्य है। तो ये जो है 2 नंबर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी जो है वो। जस्ट ए मिनट, आपको सन बता ही देते हैं इसका। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए। हाँ 69 ही है, 1500 थोड़ा सा में कन्फ्यूज़न था, 1569। तो फिर वो जो मनसबदारी है उसमें कोई सन दूसरा आना चाहिए, उसमें फिर 1567 आएगा। ठीक है ना, मनसबदारी प्रणाली जो मैंने बोली ना, तो उसमें आप 1567 इसमें करना फिर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप सोचिए कि ऐसा मुगल बादशाह जिसके समय तुलसीदास, सूरदास, कबीर इस प्रकार के हुए, तो वो है अकबर। ठीक है, आगे चलते हैं। दिरहम क्या है? तो सीधी सी बात है, सिक्का तो है। अब क्या है बताओ? अब रेट में आपको क्या है पता है कि अगर ऑप्शन पे आपत्ति लगती है ना, फिर 2 को सही कर लेते हैं, और रियल में यहाँ पे 2 ही था, तांबे का भी था और चांदी का भी था। जैसे दिल्ली सल्तनत जो थी, सल्तनत का मतलब वो जो कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन आपको याद आते हैं ना, तो वो दिल्ली सल्तनत जो थी उस समय उस समय तो ये तांबे का था दिरहम, और मुगलों के समय जो है ये चांदी का भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोनों उत्तर आ जाएंगे इसके। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, महारानी उस समय एलिजाबेथ, और 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अत्याचार इतने बढ़ गए कि क्रांति हुई। उस समय वहाँ थी विक्टोरिया। तो फिर क्रांति हुई ना, तो अब अंग्रेज़ों ने भारत के जो क्रांतिकारियों को और लोगों को खुश करने के लिए क्या किया कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बेकार है, ये भ्रष्ट है, तो इसके शासन को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आज़ादी दे देंगे, कि बस इसके शासन को ख़त्म कर देते हैं। तो 1858 में एक उन्होंने पारित किया अधिनियम, जिसमें ये कहा गया कि कंपनी के बजाय अब जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश ताज के पास जाएगा, यानी ब्रिटेन की जो महारानी है वो भारत की सीधी शासिका होगी, और एक वहाँ पर सचिव भी बनाया जाएगा, भारत सचिव, जिसके अंडर में 15 सदस्य होंगे। ठीक है ना, 15 याद रखना, ये लाइन 15 मान लेना इसको। और वो सलाह देंगे, उस सलाह को मानकर भारत में जो गवर्नर जनरल जो होगा, जिसका अब नाम कर दिया गया वायसराय का, जो वायसराय है ना, वो अब कंपनी के निदेशक मंडल की बात नहीं मानेगा, वो सचिव, भारत सचिव जो कहेगा उसकी सलाह मानेगा। तो कहने का मतलब अब पूरा शासन ब्रिटेन से संचालित होने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल, पहला वाइसराय किसको बनाया गया? कैनिंग को ही बनाया गया था। क्रांति के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था, उसी को ही वाइसराय बना दिया, नाम चेंज कर दिया, केवल कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। बाकी अंग्रेज़ों की जो नीति है शोषण वाली, वो तो वैसे ही रही। तो अब है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक का मतलब कोई ऐसा नहीं है 10 गिनती से है, यह है शुल्क मुक्त व्यापार। मतलब अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी वो भारत में फ्री व्यापार करना चाहती थी। तो 1717 ईस्वी में, देखो 1717 डबल खतरा, तो 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह उस समय था जिसका नाम था फर्रुख शियार। तो फर्रुख शियार के पास में
मतलब इसके कोई समस्या थी, बीमारी थी, तो डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका इलाज किया। इसने कहा भाई अब क्या मांगते हो, तो अब देखो अंग्रेज भी कितने चालाक थे, पर्सनल नहीं मांगा, कहा सबका फ़ायदा हो ऐसा करो। तो एक जॉन सुरमन का नाम भी आता है, जॉन, आप सुमन याद रख लो, सुमन ऊपर रह लगा दो। जॉन सुरमन इससे मिल के आया और रियायतें लेके आया, कहा कि हम एक इसको जारी किया पास, जिसका नाम रखा गया दस्तक। कहा कि दस्तक से अब शुल्क मुक्त व्यापार, यानी अंग्रेज़ों की जो कंपनी है ना, बिना कोई टैक्स चूंगी दिए व्यापार कर पाएगी, तो इससे तो उनको फ़ायदा होना था। फिर उन्होंने उसका दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया, जिसको वो कम पैसों पे या किराए पे भी बेचने लग गए भारतीय लोगों को। तो इसमें बंगाल में उनको ये कहा गया कि बस 3000 रुपये साल के वार्षिक दे देंगे और चाहे कितना ही व्यापार करो कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार से सूरत में भी कहा गया कि 10,000 रुपये सालाना वार्षिक दे देंगे, हम व्यापार करेंगे। साथ ही बम्बई में टकसाल में सिक्के ढालने की इजाज़त भी अंग्रेज़ों को दे दी गई। अब आता है 1857 की क्रांति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व का आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन किसने कहा, 7-8 नाम याद रखने हैं। तो कानपुर में देखो, छोटे बच्चे के कान में नाना जी आके कहानी सुनाते हैं, तो काना नाना, ठीक है, नाना काना, तो कान में आके नाना जी क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो नाना साहब जो है वो कानपुर में क्रांति के नेतृत्व करता थे। इनका सहयोग किया था तात्या टोपे ने। तो तात्या टोपे का नाम ग्वालियर में भी आएगा और तात्या टोपे का नाम कानपुर में भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी, इनके विद्रोह का दमन करने के लिए कौन था? कैप्टन हयूरोज, ठीक है। कुंवर सिंह जो है बिहार में था, 80 साल का, इसको बूढ़ा शेर भी कहते हैं, आरा में। इसके विद्रोह का दमन करने के लिए कौन गया? टेलर, ठीक है। तो ऐसे आपको कृतिक से याद रखते जाना। तात्या टोपे जो है ये ग्वालियर में था ही। इसको मान सिंह नरूका जो है उसने धोखे से पकड़वा दिया था। इसी प्रकार से अन्य स्थान भी आप ध्यान में रखना, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में बख्त कहाँ था, ठीक है। और एक जगह लियाकत अली भी थे, जिसको कैप्टन नील ने पकड़ा था। और दिल्ली में हडसन और निकलसन था, हडसन और निकलसन, जिन्होंने बहादुर शाह को पकड़ा था। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से, ठीक है। और बरेली में खान बहादुर खान था। तो ऐसे आप 2-4-5 नाम याद रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, इस टॉपिक से क्या सवाल आए हैं? आप कहेंगे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो ये जो 30 सवाल की पीडीएफ है वो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें पूरी व्याख्या की हुई है। अब प्रिंट के हिसाब से आप चाहते हो, तो प्रिंट के हिसाब से जैसे मान लो आप इस प्रकार से चाहते हो कि आपके हाथ में बुकलेट आ जाए, तो बुकलेट के रूप में हमने बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड के लिए दी है। जैसे ये ओल्ड पेपर सामाजिक के, इसी प्रकार से ओल्ड पेपर साइको के, इसी प्रकार से हिंदी के, संस्कृत के, शिक्षण वीडियो के, और उसके अलावा एनसीईआरटी के 350 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स 6 से लेके कक्षा 12 तक कंप्लीट रीट के 7 यूनिट, जो कि 170 पेज के आसपास है। उस सारा मटेरियल आपको डाउनलोड के लिए मिलेगा यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95 का कोर्स है रीट चिराग नाम से, उसको आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ सीधे डाउनलोड के लिए ब्लैक तीर से आपको डाउनलोड के लिए मिलेगी, और फिर आप जिसका चाहो उसका प्रिंट करवा सकते हो। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। 1800 में भारतीय सूती कपड़ा 30% के आसपास था, जो 1870 में घटकर, क्योंकि सूती कपड़ा तो घट गया और कच्चा माल बढ़ गया, फिर कपास का निर्यात बढ़ने लगा, तो कितना रह गया। अब देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ऐसे को लेके आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए कि ये सवाल कहाँ था, कहाँ से आया, इसके पीछे मत पड़ो। जो सवाल बाकी थे ना उनको सही कर दिया करो। तो इसको भी थोड़ा याद रखो, तो जैसे आंसर के हिसाब से ये शून्य हटा दो, 3% रह गया। पुनर्जागरण में हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम, पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये उत्तर हो जाएगा 1946, आज़ादी से पहले की बात है। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का महत्वपूर्ण वर्ष क्यों है? देखो 1857 तो वैसे क्रांति के लिए है, 1800 जैसे 29 है सत्य प्रथा के लिए,
1929 है बाल विवाह के लिए, 1929 से फिर 30 में लागू हुआ था। तो इसी प्रकार से 1856 है। अब आप समझ गए होंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए। तो ये जो है किसके प्रयासों से, डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। कन्यावध जो है राजस्थान की बात करें तो कोटा, और यहाँ पर भारत में जो है, भारत में भी इसका सन बताऊँ क्या कन्यावध का आपको? तो कन्यावध का हालांकि इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 1795 है। सर जॉन शोर, 1795 सर जॉन शोर। देखो कन्यावध तो बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य घोर, तो शोर बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये उस समय सर जॉन शोर भारत का वो वाइस राय था, तो उसके समय। सती प्रथा तो 1829 विलियम बेंटिंग के समय हुआ, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। डाकन प्रथा, अब ये तो खतरनाक ही है थोड़ा डाकन वाला, तो डाकन प्रथा का भी इसका कोई ध्यान में नहीं है सन। चलो आगे देखते हैं। महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अब देखो ये इतनी तो लाइन है ना आपको डराने के लिए कि बड़ा प्रश्न होता है कई बार, तो पहले देख के डर जाते हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। टाइम कम होता है तो फिर इसमें छोड़ ही देते हैं, तुक्का लगाते हैं। फिर काम की बात यहाँ से है। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन, मतलब हमारा जीवन, की लेखिका कौन थी? तो वैसे तो ये दोनों तीनों ही बंगाल की है। तो रस सुंदरी देवी जो है ये इसकी आत्मकथा है, और ये बहुत छुपकर रसोई में पढ़ती थी। पुराने ज़माने में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो रसोई में छुप छुप कर पढ़ती थी, पढ़ना सीखी, उसके बाद में खुद की आत्मकथा लिखी। तो भारतीय इतिहास में किसी भी महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा यही है, आमार जीवन, जो कि बंगाली की भी पहली आत्मकथा है। ठीक है, और ये बाकी भी महिला जागृति में आती है। पंडिता रमाबाई का भी नाम आता है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत निषेध किया गया? बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में किया गया था। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहली बात, आपको इतना तो सबको पता है, 1829 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दो ही ऑप्शन है, दो तो कट गए ना। अब आपको ये एडी, इसको देख कर कंफ्यूज मत होना। एडी मतलब ईस्वी लगाते हैं ना, एडी। अब यहाँ पे बचा ये दो कि सती प्रथा का जो धारा थी वो कौन सी थी? ये 10, 5, 15, 2, 17, ये तो है 17, और ये है 10। तो धारा 10 थी या धारा 17 थी बताओ? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपका 17, खतरा, यानी अगर सती प्रथा कहीं मानी तो बहुत बड़ा खतरा था, जेल हो सकती थी। तो आप याद रखें 17। ऐसे 17 अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, वो भी मैंने बताया था आपको, 17 खतरा। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक से जोड़ के याद रख सकते हो। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो पहले सही को छांटते जाओ। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, विधवा विवाह के समर्थन में। चलो अब आपको पता नहीं है ये, तो एक बार इसको छोड़ दो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और मांगों का समर्थन किया, इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों को महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही लग रहा ना कि दुर्दशा सुधारने का। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब इसने लिखी, ये सही है, प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। अब आप सोचिए कि कोई महिला है और वो किताब लिख रही है आज से 150 साल पहले, और समर्थन करेगी, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा, समर्थन नहीं किया बल्कि इन्होंने रूढ़िवादी जो विचार थे इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, तो इनका विरोध यहाँ पे होगा। तो पहला कथन भी इस हिसाब से सत्य हो जाएगा। तो आप सवालों को हल करो ना, तो इस प्रकार से करने का प्रयास किया करो। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुलु, इसको भी याद रख लेना आप। 2-4 सवाल और है, फिर ये इतिहास वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। 60 सवाल थे इतिहास के लगभग। पुस्तक है आनंद मठ, उपन्यास है वंदे मातरम किसने लिखा? अब ये तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा 1896,
की बात होगी है ना, वो गाया गया था पहले। तो वंदे मातरम। और ये जो आनंद मठ पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह है उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? 1857 की क्रांति के टाइम ही, उससे थोड़ा सा पहले, उस शुरू हुई उस समय किताब लिखी गई थी माझा प्रवास। तो ये लिखी थी, देखो प्रवास, ट्रिक याद रखो इसकी। प्रवास करते हैं ना, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, प्रवासी होते हैं ना, तो जाते हैं तो पैर दुखने लगते हैं, कहते हैं कि गोडा दुखने लग गया ना, प्रवास करते थे क्या होते हैं, गोडे। तो विष्णु भक्त गोड से, ये आप याद रखो, इसका उत्तर ही हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है, ये बताते हैं विष्णु भक्त गोड से, कि लोगों ने इनको चेतावनी दी कि अब 2-3 दिन बाद में बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, आप यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब विद्रोह जो वो परिप्लान था। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा घर बाइरे, ठीक है। इस पर फिर फिल्म भी बनी हुई है, तो घर बाइरे उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सोहन सिंह भाकना। और लाला हरदयाल का भी इसमें नाम आता है संस्थापकों में, लाला हरदयाल। तो कब होगी? 1913, ठीक है। इसका जो अखबार था उसका नाम भी गदर ही था, इसलिए इस पार्टी को फिर गदर आंदोलन भी कहने लगे। महान नागा महिला गिडानल्यू या गेंडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? कई बार ये भी पूछते हैं कि गेंडिनल्यू कहाँ की थी, तो देखो नागा, ग है ना, तो ग से पहला शब्द, यानी नागालैंड की थी ये, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा है। इनको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था, सविनय विज्ञान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया तो 1932 में जेल में डाला। 1937 में नेहरू जी से मिल के आए तो उन्हें इनको रानी की उपाधि दी, और जब देश आज़ाद हुआ तब इनको जेल से निकाला गया। लंदन में वीडी सावरकर के लिए आज्ञा धन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? तो लंदन पढ़ने के लिए गए थे वीर सावरकर, LLB करने के लिए, वकालत करने के लिए, बैरिस्टर। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये छात्रवृत्तियाँ देते थे, और लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल आंदोलन की स्थापना की, और इंडिया हाउस उसका नाम था वहाँ जहाँ पे लोग रहते थे, इंडिया हाउस की स्थापना की, और क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन वहाँ से होता था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अभी आप हिंदी में देखिए, नहीं सोचें कि हिंदी में है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया इनके सचिव महादेव देसाई ने, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट हुआ। मूल रूप से ये गुजराती में लिखी गई थी। एक किताब और है इनकी, हिंद स्वराज, वो भी गुजराती में लिखी गई। उसके अलावा नवजीवन अखबार था, हरिजन एक पत्रिका थी इनकी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, और इस PDF को आप टेलीग्राम से ले लेना रिवीजन के लिए। और इसी PDF पे आप जैसे यहाँ पे टच करेंगे, इस पे एक नंबर पे टच करते ही आपको सीधा लिंक खुलेगा यस गुरु ऐप का, या फिर रीड चिराग कोर्स में क्या मिलने वाला है यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ से भी आपको सीधा लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। अगले क्लास में, क्लास 3 में हम देखेंगे जो अगला जो पार्ट है राजनीति का शुरू होने वाला है, पॉलिटिकल का। तो राजनीति विज्ञान में जो आए हुए क्वेश्चन है रीट में अब तक, सामाजिक में 5 पेपरों में, वो हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो क्लास और चल रही है जिसमें हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी देख रहे हैं। धन्यवाद।